प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय बहुपद के साथ करेंगे और साथ साथ हम इस पर आधारित प्रश्न को भी करेंगे। इसके बाद कक्षा 10 के हिंदी विषय के अध्याय नेताजी का चश्मा को हम जारी रखेंगे और हम पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इसके बाद कक्षा 12 में हम गणित विषय के अध्याय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को शुरुआत करेंगे और इन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। उसके बाद कक्षा 12 में हम फिजिक्स के अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के छठे भाग को पढ़ेंगे और उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुपद। तो आज की इस वीडियो में हम बहुपद का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1 में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम। भूमिका, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो चलिए देखते हैं कुछ परिभाषाएं। बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद px की घात कहलाती है। एक उदाहरण देखते हैं। यह है एक बहुपद। इसमें पहले पद की घात है 2, दूसरे पद की घात है 3, तीसरे पद में x पर कोई घात नहीं है यानी कि 1 तथा चौथे पद में घात है 5। अगर हम इस घात को बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो 1, 2, 3 तथा 5, यानी इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 5 है, यानी इस बहुपद की घात है 5। चलिए दूसरी परिभाषा देखते हैं। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण देखिए। 2x जमा 1 घटा 4x जमा 6, 2 घटे में 3x, 2/3x माइनस का 1। तो आप देख सकते हैं इन सभी में x की घात 1 है, यानी ये सारे रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं द्विघात बहुपद। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण x का वर्ग जमा 2x जमा 1। यहाँ आप देख सकते हैं पहले पद में घात 2 है, दूसरे पद में घात 1 है और तीसरे पद में घात 0 है, यानी सबसे बड़ी घात है 2। तो इस बहुपद की घात 2 है, इसीलिए हम इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार घटा 4x जमा 6 माइनस 2x का वर्ग एक द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार 3x का वर्ग घटा 2 घटा 3x एक द्विघात बहुपद है। अब देखते हैं px का x बराबर k पर मान से क्या अर्थ है। यदि px x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर मान कहलाती है और इसे हम pk से निरूपित करते हैं, यानी px एक बहुपद है और अगर मैं px में हर एक x की जगह पर k को प्रतिस्थापित करूं तो जो मान आएगा उसको हम कहते हैं px का
x बराबर k पर मान और इसको हम pk से निरूपित करते हैं। बहुपद px का शून्य। ऊपर वाले परिभाषा में अगर pk का मान शून्य आ जाए तब वास्तविक संख्या k बहुपद px का शून्य कहलाती है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अभी हमने बहुपद के शून्य की परिभाषा देखी है, तो अब हम देखते हैं कि एक बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो ज्यामितीय अर्थ जानने के लिए पहले हमें उस बहुपद का ग्राफ बनाना होगा। तो जैसे इस चित्र में ग्राफ y बराबर 2x जमा 3 का है, यानी जो बहुपद है वो x में है, इसीलिए इस बहुपद का वक्र x एक्सिस को यानी x अक्ष को जहां पर कट करेगी वो उसका शून्यक होगा। यानी इस बिंदु पर यह वक्र x एक्सिस को कट करती है, तो यहाँ के निर्देशांक है -3/2, 0। तो इसमें जो x का निर्देशांक है वह इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। यानी इस बहुपद का एकमात्र शून्यक है -3/2। और क्योंकि ये लाइन सिर्फ एक जगह पर x एक्सिस को काट रही है, इसीलिए सिर्फ एक शून्यक है। चलिए अगला ग्राफ देखते हैं। इसमें भी बहुपद x में है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो वक्र है वो x अक्ष को कहां पर कट करती है। तो आप देख सकते हैं ये वक्र x एक्सिस को दो जगहों पर कट करती है, यानी इसके दो शून्यक होंगे। अब वो बिंदु कौन से हैं? तो ये दोनों बिंदु हैं जिसके निर्देशांक है -1, 0 और x का मान है -1, यानी एक शून्यक तो इसका हो गया -1। दूसरे शून्यक की बात करें तो दूसरी बिंदु के निर्देशांक है 4, 0, जिसमें x के निर्देशांक है 4, यानी दूसरा शून्यक है 4। तो -1 और 4 इस बहुपद के शून्यक हैं। चलिए तीसरा ग्राफ देखते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं जो वक्र है वो x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटती है, इसीलिए इसका कोई भी शून्यक नहीं है। आशा है आपको बने हुए ग्राफ में से शून्यकों की संख्या तथा शून्यक का मान निकालना समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हमने सीखा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद, जो आपके एनसीईआरटी मैथ्स की बुक का सेकंड चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद पार्ट 2। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो चलिए देखते हैं रैखिक बहुपद के शून्यक। तो बच्चों, रैखिक बहुपद किस प्रकार का होता है? ax जमा b रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मुझे इसका शून्यक निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? ax जमा b के बराबर शून्य रखेंगे हम। अब b को दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो ये आएगा ax बराबर में माइनस का b, यानी कि x बराबर -b/a। तो यहाँ पर x बराबर में -b/a रैखिक बहुपद का शून्यक है। अब देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक।
द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax का वर्ग जमा bx जमा c। अब क्योंकि द्विघात बहुपद में घात 2 है, इसीलिए इसके शून्यक 2 या 2 से कम होंगे। तो चलिए मान लेते हैं इसके शून्यक है अल्फा तथा बीटा। तो एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का हमने नाम दिया है, एक का अल्फा और बीटा। अब शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है? मान लेते हैं ये है हमारा द्विघात बहुपद ax का वर्ग जमा bx जमा c। अब तो इसमें शून्यकों का योग होगा, यानी कि अल्फा जमा बीटा बराबर होगा माइनस b बटे में a, जहां पर b जो है वो x का गुणांक है तथा a x वर्ग का गुणांक है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल होगा, यानी अल्फा गुने में बीटा बराबर होगा c बटे a के। अब c द्विघात बहुपद का अचर पद है तथा a द्विघात बहुपद में x वर्ग का गुणांक है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। द्विघात बहुपद x वर्ग जमा 7x जमा 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हल देखते हैं। द्विघात बहुपद है x वर्ग जमा 7x जमा 10। तो इसके शून्यक निकालने के लिए हम इसके गुणनखंड करेंगे, जो आएगा x जमा 2 गुने में x जमा 5। इसलिए x वर्ग जमा 7x जमा 10 का मान 0 होगा यदि x जमा 2 बराबर 0 हो या x जमा 5 बराबर 0 हो, अर्थात जब x बराबर में माइनस का 2 हो या फिर x बराबर में माइनस का 5 हो, यानी -2 तथा -5 इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। इसलिए मान लेते हैं अल्फा बराबर है -2 तथा बीटा बराबर है -5। अब शून्यकों का योग यानी कि अल्फा जमा बीटा का मान होगा -2 जमा -5। इसको जब हम हल करेंगे तो ये आएगा -7। अब ये बराबर होना चाहिए -b बटे a के। तो चलिए देखते हैं क्या ये -b बटे a के बराबर है या नहीं। उससे पहले जान लेते हैं b और a का मान क्या है। यहाँ पर x का गुणांक b का मान है तथा x स्क्वायर का गुणांक a का मान है, यानी a बराबर है 1 तथा b बराबर है 7 के। तो -7 देखते हैं क्या -b बटे a के बराबर है या नहीं। यहाँ पर b के मान को रखिए, यानी ये आता है -7 बटे 1 जो कि बराबर है -7 के। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा जमा बीटा का मान भी -7 है तथा -b बटे a का मान भी -7 है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि -b बटे a की जगह पे -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुने में बीटा। तो अल्फा और बीटा का मान यहाँ रखते हैं, -2 गुने में -5। इसको हल करने पर 10 आएगा और ये बराबर होना चाहिए c बटे a के। अब देखते हैं c और a का मान क्या है। द्विघात बहुपद में अचर पद को हम c कहते हैं, यानी c का मान है 10 तथा x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, यानी a का मान है 1। तो अब देखते हैं क्या ये 10 c बटे a के बराबर है या नहीं। c और a के मान को रखिए, यानी 10 बटे 1 जो कि बराबर होता है 10 के, यानी अल्फा गुने बीटा का मान भी 10 है तथा c बटे a का मान भी 10 है। c बटे a को हम अचर पद बटे में x वर्ग का गुणांक भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगर हमें द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं या फिर शून्यकों का योग और गुणनखंड दिया हुआ है तो हम द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, x वर्ग माइनस
अल्फा जमा बीटा एक्स जमा अल्फा गुने बीटा। आपको दोनों शून्यकों का मान अगर पता होगा, यानी अल्फा और बीटा का मान पता होगा, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी हमें दिया है शून्यकों का योग यानी अल्फा जमा बीटा का मान -3 तथा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा का मान 2। तब द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए हम x वर्ग माइनस अल्फा जमा बीटा x जमा अल्फा गुने बीटा सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस सूत्र में अल्फा जमा बीटा तथा अल्फा बीटा का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा x वर्ग माइनस 3x जमा 2, जहाँ पर -3 अल्फा जमा बीटा का मान है तथा 2 अल्फा गुने बीटा का मान है। अब हम इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x वर्ग जमा 3x जमा 2। तो ये वो द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -3 तथा शून्यकों का गुणनफल 2 है। इस वीडियो में हमने सीखा द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी अल्फा जमा बीटा बराबर -b/a होता है द्विघात बहुपद के केस में। इसी प्रकार अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a के। अगली वीडियो में हम त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है नेताजी का चश्मा नामक पाठ के तीसरी वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पाठ का प्रसंग जानेंगे कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, और आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस बारे में है, और इसके बाद हम आज के पाठ की व्याख्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। अब तक हम पान वाले से परिचित हो चुके हैं। कहानी कुछ यूं है कि हालदार साहब एक कस्बे से गुजरा करते हैं और उस कस्बे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है, जिनकी आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं है। ये चश्मा हकीकत का है, यानी रियल चश्मा है। और जब हालदार साहब हर रोज उस चश्मे को बदलते हुए देखते हैं तो वह पान वाले से प्रश्न करते हैं, और पान वाला उन्हें बताता है कि ये जो चश्मा है वो कैप्टन नाम का एक व्यक्ति बदल देता है, जो कि चश्मे का व्यापार करता है, यानी चश्मा बेचा करता है। आज की इस पाठ में हम हालदार साहब की पान वाले से क्या कुछ बातचीत हुई उस पर चर्चा करेंगे, और इसके बाद कैप्टन का प्रसंग जानेंगे, कैप्टन के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। अब हालदार साहब को थोड़ी बहुत बात समझ में आने लगी कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, और वो कैप्टन क्या करता है? वो करता यह है कि वह मूर्ति जो सुभाष चंद्र बोस की है उस पर चश्मा नहीं है, और उसके बगैर वह मूर्ति बहुत ही बुरी लगती। तो कैप्टन ये करता है कि उस मूर्ति पर चश्मा बदलता रहता है, और जब कभी उसको उस चश्मे की जरूरत होती है जिसे उसने नेताजी को पहना रखा है, तो वह नया चश्मा पहना देता है और वो चश्मा उतारकर किसी ग्राहक को दे देता है। इस पर हालदार साहब के मन में
ये बात आती है, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। आगे लेखक कहता है कि पान वाले के लिए बहुत ही मजेदार बात थी। जो हालदार साहब हैं वो बहुत ही चकित और द्रवित हो गए थे, यानी अंदर से पिघला हुआ महसूस कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि मास्टर मोतीलाल ने, जो मूर्तिकार है यानी मूर्ति बनाने वाला है, वह सच में मास्टर मोतीलाल है, जो कि कस्बे का अध्यापक था। उसने महीने भर में मूर्ति बनाई होगी और मूर्ति बनाने के चक्कर में पारदर्शी का मतलब होता है जिससे आर पार देखा जा सके, वैसा चश्मा बनाने तय नहीं कर पाया होगा, या चश्मा बनाने के बारे में नहीं सोच पाया होगा, या कोशिश की होगी पर असफल हो गया होगा, यानी नहीं बना पाया होगा, और कुछ और बारीकी के चक्कर में यानी किसी और हिस्से पर काम करते हुए चश्मा बनाना भूल गया होगा। इसीलिए पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट करा गया होगा और वो चश्मा निकल गया होगा। इस पर कैप्टन का विचार हालदार साहब के मन में आता है। कैप्टन का विचार हालदार साहब के मन में आता है और वो कहते हैं कि वो जो चश्मा बदलता है, वो चश्मा किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि अपनी देशभक्ति से प्रेरित होकर वो चश्मा बदलता है। कैसी देशभक्ति? देशभक्ति ऐसी कि वो देश के स्वतंत्रता सेनानी को बिना चश्मे के नहीं देख सकता, यानी वह किसी स्वतंत्रता सेनानी का मजाक बनते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए उसको पूरा करने के लिए और उसकी प्रतिष्ठा को सम्मानित करने के लिए वह वहां पर चश्मा लगा देता है और उस चश्मे वाले कैप्टन की हालदार साहब जो हैं बहुत इज्जत करते हैं। हालदार साहब के मन में प्रश्न आते हैं और वह पान वाले से पूछते हैं कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का सिपाही? यहाँ पर विद्यार्थियों आप कैप्टन चश्मे वाले का कैप्टन की देशभक्ति देख सकते हैं कि उसके मन में, कि कैप्टन के मन में अपने देश के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कितना सम्मान था। इसी देशभक्ति से प्रेरित होकर जो हालदार साहब हैं वो जीप की तरफ जाते जाते रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर पान वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये जो कैप्टन चश्मे वाला है वो क्या नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? इस पर पान वाला कहता है, अब जब हालदार साहब पान वाले से ये सवाल पूछते हैं तो पान वाला जो होता है वो कैप्टन का मजाक उड़ाता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। यानी यहाँ पर कैप्टन के बारे में बताया गया है कि वो अपाहिज है, वो लंगड़ा है, क्योंकि कैप्टन रोज रोज चश्मा बदल देता है, नेताजी के आंखों पर लगा चश्मा बदल देता है, तो लोग उसे पागल कहते हैं। तो यहाँ पर पान वाले के विचार देशभक्ति के प्रति क्या है वो देखने को मिलते हैं। वो कहता है कि साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। अब यहाँ पर पान वाला जो है वो कैप्टन की ओर इशारा करता है, कैप्टन आ रहा होता है और कहता है कि इस कैप्टन की फोटो कहीं छपवा दो अखबार में। यानी पान वाला यहाँ पर कैप्टन की देशभक्ति पर व्यंग कर रहा है, वो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसकी खिल्ली उड़ा रहा है। और दोस्तों, वास्तव में कहीं ना कहीं जन सामान्य आज ऐसा कर रहे हैं, किंतु लेखक उसमें निराश नहीं हुआ है। और हालदार साहब, जब पान वाला ये सब बता रहा होता है तो हालदार साहब की नजर लंगड़े कैप्टन पर पड़ती है। कैप्टन एक लंगड़ा व्यक्ति होता है जो कि चश्मा बेचता है और वह रोज रोज नेताजी सुभाष चंद्र की आंखों पर लगा चश्मा बदल देता है, जो कि उसके देश प्रेम को प्रकट करता है। आगे की कहानी में लेखक बताता है कि हालदार साहब जो हैं, वो जो पान वाला है, जो कैप्टन की देशभक्ति का मजाक उड़ाता है, उसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वह सोचता है कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी जिसके सिर पर गांधी टोपी है और आंखों पर चश्मा लगाए हुए है, छोटी सी संदूकची अपने हाथों में लिया हुआ है और
एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लेकर अभी अभी गली से निकल रहा है। इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है, फिर भी उसकी देशभक्ति देखो। वह शरीर से लाचार है, बुद्धि से नहीं, और इस पर भी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। पान वाला ऐसी सोच रखता है इसके प्रति। यहाँ पर हवलदार साहब कुछ प्रश्न सोचने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि क्या कैप्टन कि इस चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता है, इसका नाम क्या है। लेकिन जब वह ये प्रश्न पान वाले से पूछते हैं तो पान वाला साफ साफ बात करने से मना कर देता है, क्योंकि वह इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता, और क्योंकि हवलदार साहब के पास भी समय नहीं होता, इसीलिए वह वहां से चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि पान वाले के मन में देशभक्ति के लिए कैसे विचार थे। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पान वाले का चरित्र कैसा था, इस वीडियो को देखकर हमें पता चलता है। साथ ही हमें कैप्टन के चरित्र का भी पता चलता है कि कैप्टन के मन में देशभक्ति किस प्रकार भरी हुई। आशा है विद्यार्थियों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और शेष कहानी को समझने के लिए आप शेष पाठ पढ़कर आएंगे, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, शुरू करते हैं ये पाठ जिसका नाम है नेताजी का चश्मा, और ये इस पाठ का अंतिम वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पाठ का प्रसंग जानेंगे कि पिछली वीडियोस में हमने क्या कुछ पढ़ा और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। साथ ही शेष पाठ की व्याख्या भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं कि अंत में कैप्टन का क्या हुआ। ये वीडियो कैप्टन की देशभक्ति को दर्शाता है, साथ ही ये समकालीन देशभक्ति को भी दर्शाता है कि आजकल लोगों के लिए देशभक्ति का मतलब क्या बन गया है। लोगों ने देशभक्ति जैसी पवित्र चीज को आज क्या बनाकर रख दिया है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय देशभक्ति के स्वरूप भी देख पाएंगे। विद्यार्थियों, इस कहानी को पढ़ते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि ये 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखी गई कहानी है, इसीलिए इसमें उस जमाने के दर्शन होते हैं। विद्यार्थियों, अब तक हमने जाना कि कैप्टन एक बूढ़ा लंगड़ा चश्मे वाला है जो कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर रोज चश्मे बदल देता है, और हवलदार साहब को इस बात का बहुत ही विचित्र अनुभव होता है। पान वाले से वह प्रश्न करते हैं तो पान वाले के चरित्र के बारे में उन्हें पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि आज के लोग देशभक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। फिर एक बार जब हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते हैं तो पाते हैं कि मूर्ति की आंख पर कोई चश्मा ही नहीं है। अब ये चश्मा क्यों नहीं है, उनके मन में प्रश्न उठता है। जब अगली बार फिर 15 दिन बाद वह उस कस्बे से गुजरते हैं तो पाते हैं कि इस बार भी मूर्ति की आंख पर कोई चश्मा नहीं। और जब वे पान वाले से यह प्रश्न पूछते हैं कि क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, तो इस पर पान वाला उदास हो जाता है और दुख में कहता है कि साहब, कैप्टन मर गया। इसके बाद हवलदार साहब कुछ पूछे नहीं, स्तब्ध हो गए, चुपचाप खड़े रहे। फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठे और रवाना हो गए। आगे क्या होता है? आगे यह होता है कि जो हवलदार साहब हैं वो बार बार सोचते हैं कि क्या होगा उस कौम का, क्या होगा उस देश का, जिसके लिए घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब दे देने वालों पर भी लोग हंसते हैं। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, कैप्टन जैसे लोगों पर सब हंसते हैं, और इस पर वह बहुत ही दुखी होते हैं। दुखी होकर जब वह 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरते हैं तो कस्बे में घुसने से पहले ही उनके मन में ख्याल आता है कि जब वह कस्बे में जाएंगे और कस्बे की हृदय स्थली यानी मुख्य चौपाल पर पहुंचेंगे तो वहां पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य होगी, किंतु उसकी आंखों पर कोई चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर उस चश्मे को बनाना भूल गया और उस चश्मे को पहनाने वाला कैप्टन अब मर गया है। यानी जो देशभक्ति का स्वरूप है
वह कहीं ना कहीं खत्म हो, क्योंकि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा होगा, इसीलिए अब हालदार साहब वहां नहीं रुकेंगे और ना ही पान खाएंगे। वह मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और इसीलिए उन्होंने ड्राइवर से कह दिया है कि उसे कहीं नहीं रुकना, सीधे वहां जाना है जहां पर जाने के लिए वह निकले हैं। विद्यार्थियों सोचिए, अगर आप इस स्थान पर होते तो कहानी को किस प्रकार आगे बढ़ा, आगे कहानी में क्या हुआ होगा। आइए अब हम आगे की कहानी जानते हैं। आगे की कहानी जानने से पहले यहाँ पर रुककर बात करते हैं कैप्टन की देशभक्ति की। विद्यार्थियों, आप सभी के मन में अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने की इच्छा हो, किंतु आज के समय में देशभक्ति जैसे पवित्र भाव को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता तो हास्य दृष्टि से देखा जाता है। कोई विशेष सम्मान नहीं दिया जाता। हालांकि देशभक्ति को आज एक राजनीति की चीज बनाकर रख दिया गया है। इसी पर व्यंग करता ये पाठ है जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। किंतु लेखक ने यहाँ पर उदासीनता प्रकट नहीं की है। लेखक ने यहाँ पर एक आशावाद प्रकट किया है। कैसा आशावाद प्रकट किया है, कैसी आशा प्रकट की है, उसका वर्णन क्या है आगे के पाठ में आइए जानते हैं। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, हालदार साहब ने मना कर दिया था ड्राइवर को कि वह कहीं नहीं रुकेगा, किंतु हालदार साहब की आदत थी कि वो चौराहे पर रुकेंगे और रुककर मूर्ति की तरफ देखेंगे। तो अचानक उनकी नजर पड़ गई और जैसे ही नजर पड़ी वो जोर से चीखे और बोले रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। विद्यार्थियों, इस पैराग्राफ को आप देखिए, ये बिल्कुल उस दृश्य का हूबहू चित्र किया गया है। हूबहू उस दृश्य को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। वास्तव में ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो अचानक से हम सारी चीजों को रोककर वहां पर जाते हैं और उसे गौर से घूरने लगते हैं। ठीक हालदार साहब ने भी वैसा ही किया। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। और ये चश्मा वैसा था जैसे छोटे बच्चे नहीं बना लेते खेलने के लिए, ये वैसा ही चश्मा था। और चश्मे को देखकर हालदार साहब की आंखों से आंसू गिरने लगे। हालदार साहब की आंखें भर आई। विद्यार्थियों, क्यों भर आई होंगी हालदार साहब की आंखें? उनके मन में ये बात उठी होगी कि जहां एक और लोग देशभक्ति का मजाक उड़ाते हैं, जहां एक और पान वाले जैसे लोग देशभक्ति का एक मजाक बना देते हैं, वहीं पर आज भी एक उम्मीद बची है कि एक छोटे से बच्चे ने सरकंडे के चश्मे के रूप में उस मूर्ति को पूरा करने की कोशिश, और उस कोशिश में झलकता है कि आज भी इस देश में सच्ची देशभक्ति नाम की कोई वस्तु, कोई भावना बची हुई है। और इसी के साथ ये बहुत ही सुंदर कहानी समाप्त होती है। कहानी के अंत में लेखक ने पाठकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और साथ ही इस ओर ध्यान केंद्रित किया है कि आज भी देशभक्ति इस दुनिया में बाकी है। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में स्पष्ट है कि हमने सीखा कि कैप्टन की मृत्यु का हालदार साहब पर क्या असर हुआ और हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई। इन सभी तथ्यों का वर्णन हम इस वीडियो में कर चुके हैं और मुझे आशा है कि जब आप इस पाठ को घर जाकर पढ़ेंगे तो आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और घर जाकर जरूर ऐसा कीजिएगा, इस पाठ को पढ़िएगा कि इस कहानी में आपको कुछ नया हर बार मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के भाग 1 के वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे। प्रतिलोम फलन तथा मुख्य मान शाखा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिलोम फलन की परिभाषा से। गणित में किसी फलन का प्रतिलोम फलन उस फलन को कहते हैं
जो मूल फलन द्वारा किए गए परिवर्तन को बदलकर मूल रूप में ला दे। किसी फलन f में x रखने पर परिणाम y मिलता है तो f के प्रतिलोम फलन में y रखने पर परिणाम x मिलेगा। f of x बराबर है y के अगर g of y बराबर है x के। आइए चित्र द्वारा इसे समझते हैं। f की प्रांत है a, b, c और परिसर है 1, 2, 3। तो f इनवर्स यानी f प्रतिलोम की प्रांत है 1, 2, 3 और परिसर होगा a, b, c। आइए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। f(x) बराबर है 5x - 7 के, gy बराबर होगा y + 7 भाग 5 के। आइए जानते हैं साइन इनवर्स x यानी साइन के प्रतिलोम के बारे में। साइन इनवर्स x की प्रांत है -1 से 1 और परिसर है -π/2 से π/2। देखते हैं साइन x का ग्राफ। देखते हैं साइन इनवर्स x यानी साइन प्रतिलोम x का ग्राफ। प्रतिलोम फलन का आलेख रेखा y x के बराबर रख के परितः संगत मूल फलन के आलेख को दर्पण प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त की जा सकती है। जानते हैं tan इनवर्स x यानी tan प्रतिलोम x के बारे में। tan इनवर्स x का प्रांत है r यानी वास्तविक संख्या और परिसर है -π/2 से π/2। जानते हैं tan x का ग्राफ। tan इनवर्स x का ग्राफ होगा। जानते हैं cos इनवर्स x यानी cos प्रतिलोम x के बारे में। cos इनवर्स x की प्रांत है -1 से 1 और परिसर है 0 से π। देखते हैं cos x का ग्राफ। cos इनवर्स x यानी cos प्रतिलोम x का ग्राफ होगा। आइए जानते हैं मुख्य मान के बारे में। शुरू करते हैं परिभाषा से। क्योंकि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन एकाकी नहीं है, इनके प्रतिलोम फलन तभी संभव होंगे यदि इनके डोमेन सीमित रखे जाएं। देखते हैं तालिका। साइन इनवर्स x का प्रांत है -1 से 1 और परिसर है -π/2 से π/2। इसी तरह cos इनवर्स x का प्रांत है -1 से 1 और परिसर है 0 से π। और tan इनवर्स x का प्रांत है r और परिसर है -π/2 से π/2। इन फलन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखते हैं कुछ और फलन के प्रांत और परिसर। cot इनवर्स x का प्रांत है r और परिसर है 0 से π। इसी तरह sec इनवर्स x का प्रांत है r -1 से 1 और परिसर है 0 से π -π/2। और cosec इनवर्स x का प्रांत है r -1 से 1 और परिसर है -π/2 से π/2 -0। इसका मतलब 0 इसके अंतर्गत नहीं है। आइए शुरू करते हैं मुख्य मान पर सवाल। पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। हल देखते हैं। मान लीजिए कि साइन इनवर्स यानी साइन प्रतिलोम -1/2 y के बराबर है। अतः
साइन y बराबर होगा -1/2 के, जो कि बराबर होगा माइनस साइन पाई भाग 6 के। यहाँ हमने पाई भाग 6 इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं साइन पाई भाग 6 बराबर है 1/2 के, जो कि बराबर होगा साइन माइनस पाई भाग 6 के। यहाँ हम माइनस पाई भाग 6 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स x यानी साइन प्रतिलोम x की मुख्य शाखा का परिसर माइनस पाई भाग 2 से पाई भाग 2 होता है, जो कि इसके अंतर्गत आएगा। और साइन माइनस पाई भाग 6 बराबर है -1/2 के, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान है -पाई/6। देखते हैं अगला प्रश्न। tan इनवर्स वर्गमूल 3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं हल। मान लीजिए कि tan इनवर्स वर्गमूल 3 बराबर है y के, अतः tan y बराबर होगा वर्गमूल 3 के, जो कि बराबर होगा tan पाई भाग 3 के। यहाँ हमने पाई भाग 3 इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं tan पाई भाग 3 बराबर है वर्गमूल 3 के, जो कि बराबर होगा tan माइनस पाई भाग 3 के, क्योंकि हमें ज्ञात है tan इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिसर माइनस पाई भाग 2 से पाई भाग 2 होता है और -पाई/3 इसके अंतर्गत आता है। और tan इनवर्स -पाई/3 वर्गमूल 3 के बराबर है। तो फिर tan इनवर्स वर्गमूल 3 का मुख्य मान है -पाई/3। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। कोसेक इनवर्स यानी कोसेक प्रतिलोम 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं हल। मान लीजिए कोसेक इनवर्स 2 बराबर है y के, जिसका मतलब कोसेक y बराबर होगा 2 के, या कोसेक पाई भाग 6। यहाँ मैंने पाई भाग 6 इसलिए लिखा क्योंकि कोसेक पाई भाग 6 बराबर होता है 2 के, और हमें ज्ञात है कि कोसेक इनवर्स x यानी कोसेक प्रतिलोम x का मुख्य शाखा का परिसर पाई भाग 2 से पाई भाग 2 -0 होता है। इसका मतलब कोसेक इनवर्स 2 यानी कोसेक प्रतिलोम 2 का मुख्य मान है पाई भाग 6। देखते हैं अगला सवाल। कोसेक इनवर्स वर्गमूल 3 भाग 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। शुरू करते हैं हल। मान लीजिए कोसेक इनवर्स वर्गमूल 3 भाग 2 बराबर है y के। इसका मतलब cos y बराबर होगा वर्गमूल 3 भाग 2 के, यानी cos पाई भाग 6, क्योंकि cos पाई भाग 6 बराबर होता है वर्गमूल 3 भाग 2 के। हमें ज्ञात है cos इनवर्स x यानी cos प्रतिलोम x की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है। इसका मतलब cos इनवर्स वर्गमूल 3 भाग 2 का मुख्य मान है पाई भाग 6। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। प्रतिलोम फलन और मुख्य मान शाखा। जानते हैं अगली वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिलोम फलन के गुण। धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। दोस्तों, अभी तक हम चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 5 भागों को पढ़ चुके हैं। आज हम इसका छठा भाग समझेंगे और इस छठे भाग में हमारे पिछले भाग के विषय गाउस नियम के अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इसमें हमारा सबसे पहला अनुप्रयोग है गाउस नियम द्वारा एक समान रूप से आवेशित असीम रूप से लंबे पतली चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना। इसके लिए मान लीजिए कि ये एक असीम रूप से लंबी व पतली चादर है जो कि धन आवेशित है। तो दोस्तों, हम एक छोटा सा गॉसियन क्षेत्र कंसीडर कर लेते हैं जो इसके दोनों तरफ होगा और ये गॉसियन क्षेत्र एक बेलन की शेप में होगा जिसके मुख्यतः 2 क्षेत्रफल हैं। एक बेलन का ऊपर तथा नीचे वाला भाग जो वृत्त होता है जैसे A, इसके अलावा एक वक्र पृष्ठ जैसे B। अब मान लेते हैं कि सिग्मा आवेश का क्षेत्रफल घनत्व है, तो चादर पर कुल आवेश यानी Q होगा सिग्मा गुणा चादर का क्षेत्रफल। अब अगर गाउस नियम की सहायता से कुल फ्लक्स निकालें और पूरे गॉसियन क्षेत्र के लिए इसे इंटीग्रेट भी करें तो आने वाले दोनों ही व्यंजक बराबर होंगे। और क्योंकि बेलन के ऊपर व नीचे के भाग एक समान वृत्तीय क्षेत्र है, इसलिए ये समीकरण बनेगी फाई बराबर सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट जो गाउस नियम से आया है बराबर 2 गुणा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dsa जो बेलन के ऊपर व नीचे वाले वृत्त के हिस्से हैं जमा इंटीग्रेशन E डॉट dsb जो बेलन के वक्र पृष्ठ के कारण आता है। अब अगर आप बेलन के वृत्तीय क्षेत्र जैसे कि A के लिए देखें तो E और ds की दिशा समान ही होगी, जबकि वक्र पृष्ठ B के लिए E तथा ds की दिशा एक दूसरे के लंबवत होगी। यानी अब फाई बराबर होगा सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 इंटीग्रेशन E dsa cos 0 डिग्री जमा इंटीग्रेशन E dsb cos 90 डिग्री। अब जैसे कि आप जानते हैं कि cos 90 डिग्री और cos 0 डिग्री की वैल्यू रखने पर इक्वेशन आएगी फाई बराबर सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 इंटीग्रेशन E dsa। क्योंकि दोस्तों cos 90 डिग्री वाला कंपोनेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी फाई बराबर होगा 2 गुणा E इंटीग्रेशन ऑफ dsa। और इसे हल करें तो आता है सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 गुणा E गुणा A, जहाँ पर A इस चादर का क्षेत्रफल है, या यहाँ से वैद्युत क्षेत्र E का मान यदि निकाला जाए तो वह होगा सिग्मा A बटे 2A एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि अंश और हर में A उपस्थित है जो आपस में कट जाएंगे तो E बचेगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। आइए अब ज्ञात करते हैं गाउस नियम द्वारा गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र, जिसमें हम फर्स्ट केस लेते हैं जब बिंदु P खोल से बाहर हो। मान लीजिए एक गोलीय खोल है जिसकी त्रिज्या r है और इस गोलीय खोल पर कुछ धनावेश फैला हुआ है। अब हमें निकालना है इस गोलीय खोल के केंद्र से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु जहां पर गोलीय खोल की वजह से कुल कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, इसकी गणना करनी है। इससे पहले अगर हम बनाएं इसके लिए एक गॉसियन क्षेत्र जो इस आवेश को पूरी तरह से बंद कर ले, तो वो होगा एक और गोला जिसकी त्रिज्या होगी r, जो खोल के केंद्र और बिंदु P के बीच की दूरी भी है। गॉसियन सतह B का कुल क्षेत्रफल होगा 4 पाई r की घात 2। अब हम इस गॉसियन क्षेत्र का एक छोटा सा भाग ds लें तो इसके लंब की दिशा होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय। और ठीक इसी तरह
वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय ही, यानी ई तथा तल के लंबवत दिशा हमेशा समांतर होगी, जिसकी वजह से हम इसे पूरे गोले के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले गाउस नियम की मदद से हम लिख सकते हैं कि कुल फ्लक्स फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के, यानी इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पर आता है E गुणा 4 पाई r की घात 2 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी E बराबर होगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r की घात 2। अब अगली परिस्थिति में हम बिंदु P को गोलीय खोल के अंदर ही मान लेते हैं। तो दोस्तों, इस केस में भी हम देख सकते हैं कि गॉसियन क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा 4 पाई r की घात 2 और गाउस नियम की सहायता से फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो पाएंगे कि गॉसियन क्षेत्र B के अंदर कोई आवेश है ही नहीं। सारा आवेश Q गोलीय खोल के ऊपर है और जो गॉसियन क्षेत्र से बाहर है, यानी इस परिस्थिति में Q बराबर होगा 0 के, जिसकी वजह से फ्लक्स भी हो जाएगा 0। आइए अब अगला अनुप्रयोग देखते हैं, जो है गाउस नियम द्वारा किसी ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करना। इसमें भी हम फर्स्ट केस लेते हैं जब बिंदु P गोले से बाहर हो। मान लीजिए एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या r है और इस गोले में कुछ धनावेश उपस्थित है। अब हमें निकालना है इस गोले के केंद्र से r दूरी पर इस गोले की वजह से कुल कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। इससे पहले अगर हम बनाएं इसके लिए गॉसियन क्षेत्र जो इस आवेश को बंद करे, तो वो होगा एक सकेंद्रीय गोला जिसकी त्रिज्या होगी r, जो गोले के केंद्र और बिंदु P के बीच की दूरी भी है। दोस्तों, गॉसियन सतह B का कुल क्षेत्रफल होगा 4 पाई r की घात 2। अब हम इस गॉसियन क्षेत्र का एक छोटा सा भाग ds लें, तो इसके लंब की दिशा होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय और ठीक इसी तरह वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय, यानी E तथा तल के लंबवत दिशा हमेशा समांतर रहेगी, जिसकी वजह से हम इस पूरे गोले के लिए इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले गाउस नियम की मदद से हम लिख लेते हैं कि कुल फ्लक्स फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस समीकरण को इंटीग्रेट करने पर आता है E गुणा 4 पाई r की घात 2 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ से E आता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r की घात 2। और दोस्तों, यह व्यंजक ठीक वैसा ही है जैसा किसी बिंदु आवेश या किसी गोलीय खोल के कारण बनने वाले वैद्युत क्षेत्र का होता है, यानी हम ये मान सकते हैं कि इस केस में गोले का पूरा आवेश गोले के केंद्र पर ही केंद्रित रहता है। आइए अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें बिंदु P गोले के अंदर हो। इसके लिए मान लीजिए कि ये एक ठोस गोला है जिसमें आवेश Q उपस्थित है। अब हम इस गोले के अंदर ही कहीं एक बिंदु P मान लेते हैं जो इस गोले के केंद्र से r दूरी पर है। बिंदु P से गुजरने वाला गॉसियन क्षेत्र भी एक गोला होगा जिसे यहाँ B से दर्शाया गया है। इसी गॉसियन क्षेत्र का एक छोटा सा भाग लेते हैं और इसके बाद इसे पूरे क्षेत्र के लिए इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर इस छोटे से क्षेत्र के तल का लंब भी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्य है, जबकि इस गॉसियन क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा 4 पाई r की घात 2। दोस्तों, मान लीजिए कि रो आवेश का आयतन घनत्व है, जिसका मान होगा रो बराबर Q बटे 4/3 पाई r की घात 3, यानी इस गोले का कुल आवेश बटे गोले का कुल आयतन। और दोस्तों, गॉसियन क्षेत्र से बंद होने वाला आवेश Q डैश होगा रो गुणा 4/3 पाई r की घात 3, यानी आवेश का आयतन घनत्व गुणा गॉसियन क्षेत्र से बंद होने वाले गोले का आयतन।
अब दोस्तों गाउस नियम से फाई बराबर आता है Q डैश बटे एप्सिलॉन नॉट के। इसके अलावा फ्लक्स बराबर होता है E डॉट ds के इंटीग्रेशन के। तो अगर इसे इंटीग्रेट करें और Q का मान रखें तो समीकरण आएगा रो गुणा 4/3 पाई r की घात 3 बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E गुणा 4 पाई r की घात 2, जिसे हल करने पर हमें मिलता है वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक, जो होगा रो r बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो में हमने गाउस नियम के कुछ और अनुप्रयोगों को देखा, जो थे एक समान रूप से आवेशित असीम रूप से लंबे पतली चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसके अतिरिक्त गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र और ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले विषय विद्युत द्विध्रुव की। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। नमस्ते दोस्तों, डीजी 7 के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 10 में गणित विषय के अध्याय बहुपद को पढ़ा। उसके बाद कक्षा 10 में हिंदी विषय के अध्याय नेताजी का चश्मा को पढ़ा। उसके बाद कक्षा 12 में हम गणित विषय के अध्याय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ा और उसके बाद कक्षा 12 में भौतिकी विषय के अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ा। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कल हम विज्ञान विषय के साथ शुरुआत करेंगे और कक्षा 10 के अध्याय जैव प्रक्रम को पढ़ेंगे। उसके बाद कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कक्षा 12 में हम रसायन विज्ञान का अध्याय विलयन को पढ़ेंगे। इसके बाद कक्षा 12 में बायोलॉजी के चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे और इन पर आधारित प्रश्न भी करेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो हमने अभी देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पे ठीक 3 बजे से। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी 7 इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।